गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 5 चल रही थी, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड और बेस। ठीक है, इसके अंदर हमने पीछे क्लास में पढ़ा था पियर्सन का जो HSAB कॉन्सेप्ट था, यानी पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने एसिड और बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को बताने के लिए जो अपना एक सिद्धांत दिया था HSAB सिद्धांत, वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और पियर्सन ने लुईस एसिड ए और लुईस बेस बी, इन दोनों से मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनता है AB, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि लुईस एसिड ए और बी, लुईस एसिड और लुईस बेस बी, इन दोनों से मिलके बनने वाला कॉम्प्लेक्स AB स्थायी होगा यदि ए और बी दोनों ही एक जैसे होंगे, या दोनों हार्ड होंगे या दोनों ही क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और यदि दोनों अलग अलग होते हैं कि एक हार्ड है दूसरा सॉफ्ट है, तो कॉम्प्लेक्स जो AB बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा। ये तो ए और बी नाम लिखे थे, ए की जगह कोई भी एसिड हो सकता है और बी की जगह कोई भी बेस है वो हो सकता है। उसके बाद में एसिड और बेस की जो सामर्थ्य थी हार्डनेस और सॉफ्टनेस के रूप में, यानी कठोरता और मृदुता के रूप में, उसके अंदर देखो क्या आता है। तो ये हमने पीछे क्लास में पढ़ लिया था कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस है कि कोई भी बेस है वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, या कोई भी एसिड है वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर वो एसिड या बेस प्रेजेंट है, उसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, उसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा बेस है वो हार्ड और कौन सा सॉफ्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहली लाइन तो क्या लिखी जाएगी कि किसी भी अम्ल या अक्षार की कठोरता व मृदुता को उसके द्वारा बनाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट के मान के आधार पर बताया जाता है। तो किसी भी अम्ल या अक्षार की कठोरता व मृदुता को उस अम्ल या अक्षार के द्वारा बनाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कांस्टेंट या निर्माण स्थिरांक के मान के आधार पर बताया जाता है या निर्धारित किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए आप क्या आएगा, इसके अंदर ये लिखा जाएगा कि इसके अंदर लिखा जाएगा कि जैसे कि एक बी बेस है, अक्षार है, अब ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, इसके लिए 2-3 रिएक्शंस आती हैं, उन रिएक्शंस के आधार पे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन आती है कि CH3 Hg पॉजिटिव, मेथिल मरकरी धनायन, मेथिल मरकरी धनायन नाम रहेगा इसका, प्लस में BH पॉजिटिव। अब इसके अंदर ये जो बी प्रेजेंट है, बेस है, अक्षार है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका पता किस प्रकार से लगाएंगे वो देखें। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, इस केमिकल रिएक्शन में क्या बनेगा आपके कि बी है ना वो यहाँ से हट के इसके पास जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 Hg पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव। एक तो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट K होगा, वो किस प्रकार से लिखेंगे हम, या फिर ये बोल दें कि इसका जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो किस प्रकार से होगा K। तो प्रोडक्ट वाला ऊपर लिखा जाएगा, रिएक्टेंट नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा CH3 Hg पॉजिटिव, ये भी रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट में ही है तो H पॉजिटिव इसके साथ में आ जाएगा, और इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, ये वाले दोनों, तो नीचे लिखा जाएगा इसमें CH3 Hg पॉजिटिव, और उसके साथ में आ जाएगा BH पॉजिटिव। ये रहेगा 1 नंबर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस सामने के लिए हम ये लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 नंबर पे, लिखे आप इतना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, किसी भी एसिड या बेस की कठोरता व मृदुता को उस एसिड या बेस के द्वारा बनाए जाने वाले संकुल के फॉर्मेशन कांस्टेंट के मान के आधार पर बताया जाता है। उसके नीचे लिखना कि एक लिगेंड है या सॉरी एक अक्षार है बी, वह अक्षार कठोर होगा या मृदु होगा, इसका निर्धारण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये करने के बाद में हम ये केमिकल रिएक्शन लेंगे कि माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, और इसका नाम रहेगा मेथिल मरकरी धनायन, नाम रहेगा मेथिल मरकरी धनायन। ये इस BH पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन बनाएगा। इस रिएक्शन का जो साम्यावस्था स्थिरांक होगा K, उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, साम्यावस्था स्थिरांक में प्रोडक्ट वाले ऊपर लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट में जो भी है स्पीशीज है वो नीचे लिखी जाएगी।
तो ये 1 नंबर केमिकल रिएक्शन है और इस 1 नंबर केमिकल रिएक्शन का साम्यावस्था स्थिरांक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। उतारे इसको इतना। उसके बाद देखें इसके अंदर जो सेकेंड केमिकल रिएक्शन, उसके बाद देखें ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद में एक केमिकल रिएक्शन हम वो लिखते हैं, ठीक है। देखें सेकेंड केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी। एक केमिकल रिएक्शन रहेगी सेकेंड वाले BH पॉजिटिव, इससे बनेगा B प्लस में H पॉजिटिव, ये बन गया। अब इसके लिए भी फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर हम बोले साम्यावस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka लिख दिया। इसमें भी क्या होगा, ऊपर प्रोडक्ट लिखा जाएगा, नीचे रिएक्टेंट लिखा जाएगा। प्रोडक्ट में क्या है B के साथ में क्या है H पॉजिटिव, तो नीचे क्या लिखा जाएगा इसमें BH पॉजिटिव, ठीक है, ये रहेगा। तो इसको हम लिख देंगे 3 नंबर केमिकल रिएक्शन और ये हो जाएगी इसमें 4 नंबर समीकरण। ये और लिखें इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो लिख ली होगी आपने। उसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन और आती है इसके अंदर, वो क्या रहेगी कि CH3 Hg पॉजिटिव प्लस में B, ये इसके साथ में जाके जुड़ेगा। तो इसमें क्या बनेगा CH3 HgB पॉजिटिव के रूप में आ गया। अब ये जो साम्य आया इसके लिए भी साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे, उसको हमने Ks से लिख दिया। तो इसमें भी ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट लिखा जाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा CH3 HgB पॉजिटिव और नीचे लिखा जाएगा इसमें ये रिएक्टेंट CH3 Hg पॉजिटिव और नीचे लिखा जाएगा इसमें ये आ गया 5 नंबर रिएक्शन और ये आ गया 6 नंबर। अब समीकरण नंबर 4 देखो और समीकरण नंबर 6 देखो। CH3HgB पॉजिटिव, CH3Hg पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है, और इस वाले में देखो H पॉजिटिव और नीचे BH पॉजिटिव, इसका B इस वाले B से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया, और केमिकल रिएक्शन है वो कैंसिल करते हैं इसमें। इस तरह से देखो क्या लिखा जाएगा, इन दोनों को देखो Ka और Ks को, Ka इंटू में ये आ जाएगा Ks। इन दोनों को देखो आप K और Ks का गुणा करो क्या आता है, Ka ये वाला है, इसके गुणा में ये Ks लिख दिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये B नीचे है और इसमें B ऊपर है, कैंसिल हो गया। अब ये B और ये B हटाने के बाद में क्या बच गया, Ka में बचा है BH पॉजिटिव, सॉरी B तो कैंसिल हो गया, H पॉजिटिव BH पॉजिटिव, ये रहा H पॉजिटिव BH पॉजिटिव। तो ये इतना किसके बराबर हो गया, Ka के बराबर। गुणा में Ks में क्या बचा है CH3HgB पॉजिटिव, ये रहा CH3Hg पॉजिटिव, ये रहा, क्योंकि B तो इस वाले B से कैंसिल हो गया। तो ये जो इतना बचा है वो किसके बराबर है, Ks के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि Ka और Ks का आपस में गुणा करते हैं ना, तो वो K के बराबर आता है। तो Ka और Ks का गुणा करने पर ये वाला B इस B से कैंसिल हो गया, तो जो Ka और Kb का जो गुणनफल बचेगा वो किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। तो ये रिएक्शन आ गई अपनी, उसमें लिखा जाएगा समीकरण नंबर 2, 4 व 6 से, ठीक है। तो उसके बाद नीचे क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6 क्या आएगा, K इज इक्वल टू Ka इंटू में Ks, ये आ जाएगी। ये रहेगी आपकी समीकरण नंबर 7, ठीक है। अब समीकरण नंबर 7 है, उसका हम क्या करें, लोग लें। समीकरण नंबर 7 का लोग किस प्रकार से लिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लोग K इज इक्वल टू, लोग में जो ये गुणा में होते हैं ना वो प्लस में हो जाती है, गुणा वाला चिन्ह लोग ले में तो किस पे बनेगा,
प्लस में बनेगा, तो log के ए प्लस में क्या बनेगा, log के एस बनेगा। ये बनेगी आपकी समीकरण नंबर 8। ठीक है, लिखिए समीकरण नंबर 8 तक। अब इसके अंदर ये आता है कि यदि समीकरण नंबर 7 और 8 में ये जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 से कम हो, k की वैल्यू 1 से क्या है, कम है, तब तो ये b क्या होगा, हार्ड बेस होगा, हार्ड बेस होगा। और यदि k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, a को इकाई मान रहे हैं, यूनिट मान रहे हैं, k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये वाला k है, k a k s नहीं है, ये वाला k है। ठीक है, इसकी वैल्यू यदि 1 से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में b है वो क्या माना जाएगा, सॉफ्ट बेस है वो माना जाएगा। तो इसमें समीकरण नंबर 7 8 लिखने के बाद में नीचे लिखा जाएगा ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है जिसकी सहायता से हम क्या मान रहे हैं, बी कठोर होगा या सॉफ्ट होगा ये बता रहे हैं। तो इसमें नीचे लिखा जाएगा यदि साम्यावस्था स्थिरांक या फॉर्मेशन कांस्टेंट के की वैल्यू 1 से कम होती है तब अक्षार बी कठोर अक्षार होगा तथा के की वैल्यू 1 से ज्यादा होने पर अक्षार बी मृदु अक्षार होगा। ये होता है इसके अंदर। ठीक है, ये बताना था इस रिएक्शन के द्वारा कि फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सहायता से हम कोई भी बेस है या कोई भी एसिड है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को किस प्रकार से बता सकते हैं। ये लिख लेना इसमें लास्ट में 2 लाइंस। लिख लिया। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर, क्वेश्चन में रहता है कि मेथिल मरकरी धनायन को CH3Hg पॉजिटिव, मेथिल मरकरी धनायन को रेफरेंस यानी संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है क्यों। मेथिल मरकरी धनायन को संदर्भ रेफरेंस या मानक के रूप में लिया जाता है क्यों। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा हुआ कई बार। ये है मेथिल मरकरी धनायन। तो मेथिल मरकरी धनायन को हम मानक के रूप में क्यों लेते हैं, यानी इसको लेकर के इसके साथ में कोई भी एसिड या बेस लेके हम ये बताते हैं कि कौन सा सॉफ्ट रहेगा और कौन से वाला हार्ड रहेगा। इसको हम क्या मानते हैं, सॉफ्ट भी मान लेते हैं और कई जगह भी इसको हम हार्ड भी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मेथिल मरकरी धनायन को मानक या रेफरेंस के रूप में क्यों लिया जाता है। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट रीजन क्या रहेगा लेने का कि ये एक प्रारूपिक मृदु अम्ल होता है, ये एक प्रारूपिक मृदु अम्ल होता है। और सेकंड रीजन इसको लेने का ये होता है कि ये प्रोटॉन की तरह है, मोनोवेलेंस यानी कि एक संयोजी होता है, संयोजकता जैसे प्रोटॉन होता है ना, हाइड्रोजन का धनायन प्रोटॉन, ये भी एक संयोजी है, एक ही संयोजकता होती है, एक के साथ में जुड़ सकता है। उसी प्रकार से मेथिल मरकरी धनायन भी एक संयोजी होता है। इन दोनों कारणों की वजह से मेथिल मरकरी धनायन को रेफरेंस या मानक के रूप में यूज किया जाता है। तो मेथिल मरकरी धनायन को मानक के रूप में यूज किए जाने के जो कारण है उसमें फर्स्ट रहेगा कि ये एक प्रारूपिक मृदु अम्ल होता है और सेकंड आएगा कि यह प्रोटॉन की भांति एक संयोजी होता है। इस कारण से इसका जो यूज होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं। एक संयोजी धनायन होने के कारण इसका यूज आसानी से किया जा सकता है। ये 2 कारण रहेंगे जिनकी वजह से मेथिल मरकरी धनायन को रासायनिक अभिक्रियाओं में रेफरेंस या मानक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी 2 नंबर में पूछी जाती है सिम्बायोसिस, हिंदी में बोलते हैं इसको सहजीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप सिम्बायोसिस या सहजीवन। तो सिम्बायोसिस या सहजीवन होता क्या है वो देखें। सिम्बायोसिस या सहजीवन के बारे में एक साइंटिस्ट था जॉर्ज रेनसन।
ठीक है। तो सबसे पहले सहजीवन या सिम्बायोसिस के बारे में एक साइंटिस्ट था जॉर्जेनसन, उसने बताया था सिम्बायोसिस के बारे में। तो इसने क्या बताया कि कठोरता या मृदुता होती है, हार्डनेस या सॉफ्टनेस होती है, वो किसी एक परमाणु का गुण नहीं है कि एक परमाणु है वो हमेशा, कोई भी एक परमाणु मान लिया, जैसे बोरोन मान लिया हमने कि बोरोन हमेशा हार्ड ही होता है या बोरोन हमेशा सॉफ्ट ही होता है, ऐसा नहीं होता। तो जॉर्जेनसन ने क्या बताया कि कठोरता या मृदुता किसी परमाणु का निहित गुण नहीं है कि हमेशा इस परमाणु के साथ में ये टैग नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये कठोरी है या फिर ये क्या है, सॉफ्टी है। उस परमाणु के साथ जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनकी प्रकृति, उनको बदलकर हम इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे बोरोन के साथ में यदि क्या जुड़ा हुआ हो, एफ नेगेटिव फ्लोरीन जुड़े हुए हो 3, और एफ नेगेटिव किस में आता है, हार्ड बेस में आता है। एफ नेगेटिव हार्ड बेस में आता है ना, अभी क्लासिफिकेशन किया था उसमें पढ़ा था। यदि बोरोन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हो तब तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड बेस हो जाएगा। लेकिन यदि बोरोन के साथ में 3 प्रोटॉन जुड़े हुए होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट क्या माना जाएगा, इसको बेस माना जाएगा। हार्ड तो क्या होता है, यदि प्रोटॉन H पॉजिटिव एसिड के रूप में हो, एसिड के रूप में तो ये क्या माना जाता है, हार्ड माना जाता है। बेस के रूप में इसको क्या मानते हैं, सॉफ्ट मानते हैं। 3 यदि H पॉजिटिव जुड़े हुए हो, BH3 बनाया हुआ हो, तब ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट बेस हो जाएगा। अब देखो आप BF3 और BH3 दोनों को ध्यान से देखो। तो BF3 और BH3 के अंदर क्या आ गया आपके कि बोरोन के साथ में जुड़ा हुआ, यदि बोरोन के साथ में जुड़ा हुआ ये जो फ्लोरीन है इसमें हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, बोरोन के साथ में जुड़े हुए प्रतिस्थापी हैं, ठीक है, सॉरी एसिड होते हैं, क्योंकि इनमें बोरोन परमाणु है ना, केंद्रीय परमाणु, उसका अष्टक ही कंप्लीट नहीं होता है, अष्टक कंप्लीट नहीं होता, तो ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। लुईस एसिड कौन से होते हैं, जिसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या हो, इनकम्प्लीट हो, तो ये एसिड होते हैं, बेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि कठोरता या मृदुता किसी परमाणु का अंतर्निहित गुण नहीं है तथा उस परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति बदलकर हम उसकी कठोरता व मृदुता को परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि बोरोन के साथ में 3 F नेगेटिव आयन जुड़े हुए हों तो जो BF3 बनेगा वो हार्ड एसिड होगा, तथा यदि बोरोन के साथ में 3 F नेगेटिव की जगह 3 H पॉजिटिव आयन जुड़े हुए हों, इसके अंदर ये H नेगेटिव के रूप में बोरोन हाइड्राइड, हाइड्राइड में हाइड्रोजन है वो किसके रूप में होगा, नेगेटिव के रूप में होगा। यदि बोरोन के साथ में 3 H नेगेटिव आयन जुड़े हुए हों तो ये क्या कहलाएगा, सॉफ्ट एसिड कहलाएगा। तो कठोरता व मृदुता, जॉर्जेनसन ने इसमें क्या लिखेंगे कि जॉर्जेनसन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि कठोरता व मृदुता किसी परमाणु का अंतर्निहित गुण नहीं होता है, जबकि परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति को बदलकर हम उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि बोरोन परमाणु के साथ में 3 F नेगेटिव आयन, फ्लोरीन नेगेटिव आयन जुड़े हुए हो तो बनने वाला BF3 हार्ड एसिड कहलाता है, जबकि बोरोन के साथ में यदि 3 H नेगेटिव आयन जुड़े हुए हों तो बनने वाला BH3 है वो सॉफ्ट एसिड कहलाता है। ये बताया था जॉर्जेनसन ने सहजीवन में। उसके बाद में आप देखें केमिकल रिएक्शन, सहजीवन वाला ही टॉपिक चल रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन देखें कि एक है BF3, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये खुद ही हार्ड है तो इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी कि ये हार्ड के साथ में जुड़े। F नेगेटिव क्या है, यहाँ पे हार्ड बेस है, और BF3 क्या है, हार्ड एसिड है, तो इसकी प्रकृति क्या रहेगी BF3 की कि ये हार्ड बेस के साथ में जुड़े तो क्या बना लेगा, BF4 नेगेटिव बना लेगा। अब ये अपने पास है BH3, अब BH3 की प्रवृत्ति, BH3 खुद क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट एसिड है तो इसकी प्रवृत्ति है कि ये सॉफ्ट बेस के साथ में जुड़े। एक बात इसके अंदर याद रखना हाइड्रोजन के बारे में कि ये क्या होता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या होगा, हार्ड एसिड रहेगा,
ठीक है, हार्ड एसिड है ये, लेकिन यदि H नेगेटिव कर दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देंगे, तब ये क्या कहलाएगा, सॉफ्ट एसिड है, सॉरी सॉफ्ट बेस कहलाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु का H पॉजिटिव प्रोटॉन है वो हार्ड एसिड के रूप में जाना जाएगा, और हाइड्रोजन का हाइड्राइड है H नेगेटिव वो सॉफ्ट बेस के रूप में जाना जाएगा। अब BH3 जो खुद ही क्या है, सॉफ्ट एसिड है, तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये सॉफ्ट बेस के साथ में जुड़े, तो ये सॉफ्ट बेस के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा, BH4 नेगेटिव है वो बना लेगा। आगे समझ में। वैसे BH3 अकेले इस फॉर्म में पाया नहीं जाता है, तो ये वाली केमिकल रिएक्शन में देखिए बुक में आपको कौन सी केमिकल रिएक्शन मिलेगी, B2H6 मिलेगी। दो BH3 आपस में जुड़ेंगे, डाइमराइजेशन के द्वारा B2H6 बनेगा, प्लस में 2H नेगेटिव से जुड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2BH4 नेगेटिव। इस प्रकार से मिलेगी ये वाली रिएक्शन आपको। उसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन आती है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन आ गई आपकी BF3H की, प्लस में आ गया यहाँ पे BH3F। बताओ केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, BF3 ने मान लो यहाँ पे CH3 मान लो कि CF3H था और ये CH3F था, तो इसमें क्या बनेगा, तीन CF3 है ना, तो ये किसके साथ जुड़ेगी, ये वाला फ्लोरीन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास आ जाएगा, तो देखें क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CF4 प्लस में क्या बन जाएगा CH4। ये जो केमिकल रिएक्शन थी ना, उसी के आधार पे जॉर्जेनसन नामक वैज्ञानिक ने सहजीवन की डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन क्या दी कि तीन फ्लोरीन युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति तथा तीन हाइड्रोजन युक्त CH3F की चौथे हाइड्रोजन से जुड़ने की प्रवृत्ति को जॉर्जेनसन ने सहजीवन का नाम दिया। यानी कि जो कठोर वाले होते हैं वो कठोर के साथ जुड़ते हैं, हार्ड जो सॉफ्ट वाले हैं वो सॉफ्ट के साथ जुड़ेंगे। तो इसमें CF3 क्या है, कठोर है, F नेगेटिव कठोर है, तो तीन F3 युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति तथा तीन हाइड्रोजन युक्त CH3F की चौथे हाइड्रोजन से जुड़ने की प्रवृत्ति को जॉर्जेनसन ने सहजीवन नाम दिया, और सहजीवन के कारण से ये वाली केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। इसमें CH3 क्या है, सॉफ्ट है, H नेगेटिव सॉफ्ट है, इस कारण से ये H नेगेटिव यहाँ से हट गया, CH3 के पास चला गया। CF3 हार्ड है, F नेगेटिव हार्ड है, तो ये F नेगेटिव यहाँ से हट के CF3 के पास चला गया, तो यहाँ पे बन गया CF4 और यहाँ पे बन गया CH4। इस प्रवृत्ति को जॉर्जेनसन ने क्या कहा, सहजीवन नाम है वो दे दिया था। ठीक है, ये हो गया आपके सहजीवन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास